नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, और आप सभी का इस नए सत्र में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है बीए पार्ट 3 का द्वितीय महायुद्ध के बाद किए गए शांति समझौते। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पेपर का पहला टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर द्वितीय महायुद्ध के बाद किए गए शांति समझौतों के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है, लेकिन इन शांति समझौतों को जानने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानें कि आखिर वो क्या कारण थे जिसकी वजह से द्वितीय महायुद्ध का प्रारंभ हुआ। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो पेपर है ये बहुत अंकदायी पेपर है। ये न केवल आपके बीए 3rd ईयर में आपको काम आता है बल्कि आगे भी आपको काम आता है। और इंटरव्यू में अक्सर इंटरनेशनल रिलेशंस से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम आज बीए पार्ट 3 के इंटरनेशनल रिलेशन के इस पहले टॉपिक को जानते हैं, जिसका शीर्षक है द्वितीय महायुद्ध के बाद किए गए शांति समझौते। तो आज की कक्षा में द्वितीय महायुद्ध के किए गए शांति समझौतों को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि द्वितीय महायुद्ध के उदय के कारण क्या थे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञों का ये विचार है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात संसार में शांति स्थापित नहीं हुई थी, क्योंकि किसी न किसी क्षेत्र में संघर्ष चलता रहा। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उन समस्त घटनाओं, क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में कहीं न कहीं निहित हैं जो पेरिस की संधि से लेकर पोलैंड के आक्रमण तक घटी। तो अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों को देखें तो ये जो मुख्य कारण है 1931 से और 1940 तक की घटनाएं मौजूद रही, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध का उदय हुआ। तो अगर हम इन घटनाओं को एक के बाद एक देखें तो वर्साय की संधि वो पहला कारण था, जिसके संधि की शर्तों की कठोरता थी, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध का उदय हुआ। तो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के कारणों के जो बीज हैं वो पेरिस में हुई संधियों में थे। पेरिस के सम्मेलन में प्रथम विश्व युद्ध की से आतंकित देशों की प्रतिनिधियाँ थीं। विश्व शांति की स्थापना के लिए कोशिश तो की गई, लेकिन उनके प्रयत्नों में कोई ईमानदारी नहीं थी, क्योंकि फ्रांस ने जर्मनी से 1871 की पराजय का प्रतिशोध लिया था और उसे राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक रूप से पंगु बना दिया था जर्मनी को। और जर्मनी के लोग जो है बहुत विचलित थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है। तो वर्साय की जो संधि की गई प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उससे जर्मनी पर विनाशकारी प्रभाव हुआ। इसलिए एक विचारक है लैंगसम, वो लिखते हैं कि इससे यूरोप में जर्मन प्रदेश का 8वां भाग और 70 लाख व्यक्ति कम हो गए। उनके सारे उपनिवेश, जर्मनी के 15% कृषि योग्य ज़मीन, 12% पशु, 10% कारखाने, वो सब छीन लिए गए। उनके सैनिकों की संख्या घटाकर 5 लाख कर दी गई और इस तरह से जर्मनी को लगा कि वो बर्बाद हो गया। तो वर्साय की संधि ने जर्मन जनता में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध बहुत उग्र प्रतिरोध भर दिया था और उनके मन में था कि हमें कभी न कभी बदला लेना चाहिए। तो प्रतिशोध, घृणा, शस्त्र बल, ये सब जो है वो चिरस्थायी शांति को स्थापित नहीं करते। इसीलिए सिरिल फ्रांस भी ये कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध सार रूप से जर्मनी द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रतिशोधात्मक युद्ध ही था। दूसरा कारण है सामूहिक सुरक्षा का पतन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के राजनीतिज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि चिरस्थायी शांति के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रणाली स्वीकार करना श्रेष्ठ है। इसीलिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई और यूरोपवासियों को विश्वास हो गया कि सामूहिक सुरक्षा प्रणाली अगर हुई तो यूरोप में शांति होगी और भविष्य में युद्ध नहीं होगा। लेकिन 1931 के बाद उनका धीरे धीरे सामूहिक सुरक्षा में विश्वास घटने लगा और 1931 से 39 के बीच होने वाली घटनाओं से स्पष्ट हो गया कि यूरोप में फिर से युद्ध छिड़ेगा। पेरिस सम्मेलन के पश्चात फ्रांस ने सामूहिक सुरक्षा के लिए लघु मैत्री संगठन का निर्माण किया और उसका संबंध पोलैंड में स्थापित किया गया। फ्रांस का विश्वास था कि पराजय के बाद भी जर्मनी से सावधान रहने की ज़रूरत है, अतः यूरोप की शांति के लिए उसके चारों ओर के पड़ोसियों का संगठन बनाया जाए, जिससे जर्मनी चारों ओर से घिरा रहे। तो इस तरह से 1931 में जापान ने मंचूरिया पर अटैक किया और चीन ने जापान के आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्रसंघ में शिकायत की, लेकिन राष्ट्रसंघ ने मंचूरिया से जापान को नहीं निकाल पाया। 1935 में इटली ने इथोपिया पर आक्रमण कर दिया और इथोपिया के सम्राट ने जब राष्ट्रसंघ में अपील की कि उसकी रक्षा की जाए तो राष्ट्रसंघ ने विशेष ध्यान ही नहीं दिया।
और इस तरह से जो है इथियोपिया पर इटली का अधिकार हो गया। तो राष्ट्रसंघ की विफलता के कारण और छोटे बड़े राज्यों का इस पर कोई भरोसा नहीं रह गया। और राष्ट्रसंघ की कमजोरी ये थी कि एक सार्वभौमिक संगठन तो था नहीं, क्योंकि उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों का इसको सहयोग ही नहीं मिला। और उस समय के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थे, अमेरिका जो है वो उसका सदस्य ही नहीं बना। तो राष्ट्रसंघ उसके मार्ग में बाधक तो बना, लेकिन उन्होंने सदस्यता बीच में लिया था, कई देश प्रोत्साहित हुए, लेकिन उन्होंने अपनी सदस्यता का त्याग कर दिया। अब देखिए, जापान, जर्मनी, इटली, इन सारे देशों ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता ही त्याग दे दी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामूहिक सुरक्षा का पतन हुआ। तीसरा कारण था तुष्टीकरण की नीति। ब्रिटेन और फ्रांस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस की विदेश नीति में बहुत अंतर आ गया। ब्रिटेन शक्ति संतुलन की नीति में विश्वास करने लगा। वो नहीं चाहता था कि फ्रांस एक शक्तिशाली देश बन पाए, क्योंकि इससे यूरोप में शक्ति संतुलन बिगड़ जाता। तो ब्रिटेन साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव से भी चिंतित था, इसलिए उसने जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। उसने शक्तिशाली शूमा के शब्दों में तुष्टीकरण प्रारंभ से ही एक आत्मघाती मूर्खता थी, और ब्रिटेन ने इसको अपनाया। उधर फ्रांस ने भी अपनाया। फ्रांस चाहता था कि वर्साई की संधि का दृढ़ता के साथ पालन करने के लिए जर्मनी को बाध्य किया जाए। तो हिटलर ने संयुक्त राष्ट्रसंघ को ठुकराकर वर्साई की संधि के उपबंधों की अवहेलना की। तो फ्रांस ने इसका विरोध किया, लेकिन ब्रिटेन ने किसी प्रकार का सहयोग ही नहीं दिया। तो इंग्लैंड ने जर्मनी को संतुष्ट करने के लिए उसके साथ एक सैनिक समझौता और कर लिया। तो इस तरह से जो तुष्टीकरण की नीति थी, इससे हिटलर की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिला। हिटलर जर्मनी का था, वो शासक था, उसको महत्वाकांक्षा को बढ़ा, और उसे विश्वास हो गया कि यूरोपीय शक्तियाँ उसके विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती, ये तो आपस में ही लड़ रही हैं। तो केनेथ इनग्राम नामक विद्वान कहते हैं कि ब्रिटेन ने चैम्बरलैन ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, उनके हाथों अपने समूचे इतिहास का सबसे बड़ा अपमान सहन किया, और इस प्रकार अपमानित हुआ जैसे वो पहले कभी नहीं था। म्यूनिक में शांति की कीमत और अधिक शर्मनाक नहीं हो सकती। तीसरी बात थी कि सर्वसत्तावादी शक्तियों का उत्कर्ष हुआ। किस तरह से? 1917 की क्रांति के बाद सोवियत संघ में मजदूर और किसानों का शासन स्थापित हुआ, लेकिन यूरोपीय लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं था। इसको जनवादी लोकतंत्र किया गया। ये सर्वसत्तावाद का अधिनायकवाद था। पेरिस की संधि से इटली को बहुत ही निराशा हुई, और इटली ने मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा था, लेकिन उसको कोई लाभ ही नहीं मिला। तो इटली में जो है वो मुसोलिनी जैसे शासक हो गए, और जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी दल आ गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इटली में मुसोलिनी आ गए, और उधर सोवियत संघ में साम्यवाद आ रहा है, और जर्मनी में हिटलर आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है सर्वसत्तावादी राज्य बहुत महत्वाकांक्षी थे। ये सारे राज्य चाहते थे उनकी सीमाएं बढ़ें, वो विश्व विजयी हों। इटली तो अफ्रीका और भूमध्य सागर दोनों का सम्राट बनना चाहता था। मुसोलिनी ने कहा प्राचीन रोमन साम्राज्य की तरह स्थापना के सपने देखने लगा। उधर हिटलर चाहता था कि जर्मनी का विस्तार हो। जापान का सम्राट चाहता था कि उसका विस्तार हो एशिया में। तो इस प्रकार महत्वाकांक्षाओं के कारण भी द्वितीय विश्व युद्ध का उदय हुआ। अगली बात यह है कि निशस्त्रीकरण की असफलता। जितनी भी निशस्त्रीकरण की संधि की गई, पेरिस सम्मेलन में सभी देशों के प्रतिनिधियों ने निश्चित किया था कि भविष्य में युद्ध की आशंकाओं को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है निशस्त्रीकरण। लेकिन जो है 1932 में राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में जिनेवा में जो निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ, बाद में लोगों ने उसके जो प्रावधान थे उसका उल्लंघन किया। जर्मनी ने तो निशस्त्रीकरण सम्मेलन और राष्ट्रसंघ से निकल जाने की घोषणा कर दी। 1935 में हिटलर ने खुले तौर पे कहा कि भाई जर्मनी का तो हम फिर से शस्त्रीकरण करेंगे। तो इस प्रकार दुनिया में हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिला। सोवियत संघ और फ्रांस ने पारंपरिक रक्षात्मक संधि पर हस्ताक्षर किए। फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध पहली रक्षात्मक संधि मैजिनो लाइन का निर्माण किया। इस प्रकार जर्मनी और फ्रांस फिर से ज़्यादा हथियार जुटाने लग गए। इससे क्या हुआ कि यूरोप में बहुत ज़्यादा अविश्वास की भावना आ गई। इसी तरह से दो प्रतिद्वंदी सैनिक गुटों का भी उदय हो गया। जैसे पहले विश्व युद्ध में सारी दुनिया दो विरोधी सैनिक गुटों में विभक्त हो गई थी, उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भी सारी दुनिया दो परस्पर शत्रु सैनिक खैमों में बंट गई। एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान जैसे कभी संतुष्ट न होने वाले राष्ट्र थे, जिसका नाम था रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी। अब क्यों था ये? क्योंकि इटली की राजधानी रोम, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जापान की राजधानी टोक्यो,
तो उसको रोम बर्लिन टोक्यो अलायंस, रोम बर्लिन टोक्यो धुरी कहा गया। दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ और अमेरिका जैसे मित्र राष्ट्र कहलाए गए। कौन कौन थे मित्र राष्ट्रों में? 4 थे, ब्रिटेन था, फ्रांस था, सोवियत संघ और अमेरिका, ये चारों तो थे एक तरफ। और इनके विरुद्ध कौन थे? जर्मनी, इटली और जापान। तो मित्र राष्ट्रों की धुरी और रोम बर्लिन टोक्यो धुरी, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप ये चलने लगे। तो हिटलर के नेतृत्व में जब जर्मन सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड का समर्थन दिया और द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट भी एक कारण था। 1930 में हम सब जानते हैं कि आर्थिक मंदी आई थी। इस आर्थिक मंदी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। बहुत सारे राष्ट्रों में जब निशस्त्रीकरण होने लगे तो पैसे थे नहीं, हथियार खरीदने थे, बेरोजगारी आ रही थी, लोग बेकार थे, आर्थिक संकट हो रहा था। ऐसी स्थिति में जब जापान ने 1931 में मंचूरिया पर चढ़ाई की और अबिसीनिया पर इटली ने हमला कर दिया तो आर्थिक संकट और गहरा गया। साम्राज्यवादी भावना भी थी। हर राज्य चाहता था, हर राष्ट्र चाहता था कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करे। जापान ने अपने विस्तार करने के लिए साम्राज्य का 1930 में उसने जो है जापान ने युद्ध आरंभ कर दिया, मंचूरिया पे चढ़ाई कर दी और 1937 में उसने युद्ध की घोषणा करने के बिना ही चीन के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। उधर इंग्लैंड हिटलर के साथ युद्ध में व्यस्त था। तो इस प्रकार हर राज्य चाहता था कि वो यूरोप का हो या एशिया का, वो अपना विस्तार करना चाहता था। ब्रिटेन है देखो, फ्रांस देखो, जर्मनी देखो, इटली देखो, हर चाहता था कि उसके भूभाग का विस्तार हो। अल्पसंख्यक जातियों का असंतोष भी था, साम्राज्यवादी भावना भी थी और अल्टीमेटली जो सबसे मुख्य कारण है, जो द्वितीय विश्व युद्ध होने का सबसे प्रमुख कारण था, वो था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। तो मार्च 1939 में हिटलर ने बाहिमिया और मोरविया पर संरक्षण स्थापित करने की घोषणा की और यह कार्य उसने अपने आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर नहीं बल्कि जिस आधार पर किया था वो प्रवास के क्षेत्र के आधार पर किया था। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, बोहेमिया और मोरविया जैसे जो क्षेत्र हैं उसमें जर्मन लोग ज़्यादा रहते हैं, तो बोहेमिया और मोरविया पर संरक्षण स्थापित करने के लिए ज़रूरी है कि इस पर जर्मनी का अधिकार हो। तो वो दरअसल हिटलर चाहता था कि वो पूरे यूरोप पर अपना जो है अधिकार करे। इंग्लैंड और फ्रांस ने हिटलर की बढ़ती हुई मांगों और विस्तार की नीति का विरोध किया और 31 मार्च 1939 को इंग्लैंड और फ्रांस ने 31 मार्च 1939 को इंग्लैंड और फ्रांस ने घोषणा की कि यदि जर्मनी ने आक्रमण किया पोलैंड पर तो हम उसकी रक्षा करेंगे। और इस घोषणा के 5 दिन बाद ही पोलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक संधि भी हो गई और 1939 के अप्रैल में हिटलर ने जर्मन पोलैंड संधि को रद्द किया और उसने कहा कि मैं तो पोलिश गलियारे से होकर और जो है वो अधिकार जमाऊंगा। उन्होंने पोलैंड ने जर्मनी की मांगों को जब अस्वीकार कर दिया तो हिटलर ने पोलैंड के उत्तर से संतुष्ट नहीं था और हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। और जैसे ही हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, यानी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, तो क्या हुआ? तो ब्रिटेन और फ्रांस उसकी रक्षा के लिए युद्ध में कूद गए और इस तरह से जर्मनी के हवाई जहाज़ों ने 1 सितंबर 1939 को 1 सितंबर 1939 को पोलैंड के नगरों पर बमबारी की। इंग्लैंड और फ्रांस ने हिटलर को चेतावनी दी और जर्मनी से कोई उत्तर नहीं मिला तो 2 दिन बाद यानी 3 सितंबर 1939 को जर्मनी और फ्रांस ने युद्ध की घोषणा की। इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि द्वितीय युद्ध के आरंभ होने के बहुत सारे कारण थे। पेरिस की संधि से लेकर पोलैंड के आक्रमण तक द्वितीय विश्व युद्ध के उदय की बहुत सारी घटनाएं और प्रतिक्रियाएं थी। और आप देखिए कि ये 6-7 सालों में इतना ज़्यादा असंतोष बढ़ गया कि आखिर युद्ध आरंभ ही हो गया। तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद 3 सितंबर 1939 को इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। तो आपका ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किए गए शांति समझौते से पहले आखिर हम ये तो देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे। तो आप इस टॉपिक का अध्ययन कीजिए। हम जब कल मिलेंगे तो हम द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और उसके बाद किए गए शांति समझौतों की बात करेंगे। तो आप इसको ठीक से पढ़ें और कोई दिक्कत हो तो हम मिलेंगे तो उस पर बात करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।